वंदे मातरम। आज हम चर्चा करने वाले हैं गांधी जी के बारे में, क्योंकि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है। ठीक है, तो इसके बारे में कमेंट्स आई थी। अगर आप इस कमेंट्स को हमने इस कमेंट्स को पढ़ा और फिर हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। अगर आप पूरे वीडियो को अगर देखेंगे ना, तो आप कि हम पूरे ऑथेंटिक जितने भी जानकारी होगी सब बढ़िया से आपको मिलेगा। ठीक है, एक किताब है कृष्ण कृपलानी। ठीक है, उसके अलावा कई और किताबें हैं, इसमें से थोड़ा जो कि कुछ हिस्सा जिसमें नहीं मिला तो हमें कहीं और से सहारा लेना पड़ा। तो सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक मिलेंगी। जैसे कि वैसे नहीं कि हम आपको पूरा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा कि विथ प्रूफ सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं। सबसे पहले अगर गांधी जी के जन्म के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, इनके बाबा का नाम था उत्तम चंद्र। ठीक है, थोड़ा सा समय लेंगे। इनके बाबा का नाम उत्तम चंद्र था और ये गुजरात में ही एक राजा थे। चूँकि उस समय फ्यूडल इकोनॉमी थी। ठीक है, सामंतवादी थी। बहुत लोगों के पास जैसे कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास 100 बीघा खेत था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेती नहीं था, तो वो उनके पास काम करते थे। ठीक है, सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी उस समय, और सामंतवादी अर्थव्यवस्था के कारण वहाँ पे राजशाही चलती थी, आपको पता है ना। अब राजशाही में जैसे कि जो राजा था ना, राजा उसके दीवान थे इनके बाबा उत्तम चंद्र। दीवान थे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में थे, सारा कोष इत्यादि वही देखते थे। ठीक है, अब होता क्या है कि बीच में जो दीवान कि जो राजा था उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के कारण जो उसकी पत्नी होती है ना, वो उत्तम चंद्र जी को उसका दोषी ठहराने का प्रयास करती है कि स्वार्थवश इन्होंने मार दिया होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि उसके बाद वो वहाँ से भागते हैं और जूनागढ़ के राजा के पास शरण लेते हैं, जो बेचारे एक नवाब थे। ठीक है, और उस नवाब ने अपने पास इनको रखा। बाद में जब गुजरात में जब एक और जैसे कि जब वो आदमी मर गया, जैसे राजा तो मर ही गया था, तो जब नया शासक आया, ठीक है, उसको जूनागढ़ के शासक ने अपने प्रभाव के द्वारा इनके जो बाबा थे उनको अर्थात उत्तम चंद्र जी को फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया दीवान के ही पद पे। बाद में ऐसा होता है कि जो गांधी जी के पिताजी होते हैं अर्थात उत्तम चंद्र जी के लड़के, उनका नाम था करमचंद्र, फिर वो दीवान के पोस्ट पे रहते हैं और फिर काम करते हैं। और फिर उनकी चौथी जब शादी होती है 40वें वर्ष में, तो उससे उनके नाम पुतली बाई थी, उससे गांधी जी का जन्म हो गया। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया। ये बैकग्राउंड था, इसे जानना बहुत जरूरी था। चलिए आज के लिए बस इतना है, अभी के लिए बस इतना ही, और फिर आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इनका जन्म होता है गांधी जी का 2 अक्टूबर 1860 में। अब 1860 में इनका जन्म होता है। फिर बाद में ये इन्होंने 85 में इनके पिता की डेथ हो जाती है। फिर 87 में ये कि मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि जो इनके पिता थे वो दीवान थे, तो इनके एक दोस्त ने सलाह दी कि आपको भी अगर जैसे कि राजा के पास अगर काम करना है, ठीक है, दीवान इत्यादि बनना है या उनके पास रहना है एक बड़े पोस्ट पे, तो आपको बैरिस्टर की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, इनको अच्छा लगा और फिर उन्होंने कहा कि हमें इंग्लैंड जाना है बैरिस्टर की पढ़ाई करने। बाद में कई लोगों से मांगा गया तो पैसा नहीं दिए, तो फिर कि किसी भी तरीके से इनके भैया जो थे वो कर्ज वगैरह लेके इनको भेजने का प्रयास किया। तो सबसे पहले तो जो वहाँ के सीधे जब हमें जैसे इनको समुद्र जाना होता था, ठीक है, तो वहाँ पे जो नाव चलाते थे इनको बैठाने से मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने नीची जाति के थे। लेकिन बाद में इन्होंने कमिटमेंट की थी तो इन्हें जाना ही था। फिर 88 में निकलते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। और उन्होंने एक गांधी जी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ, बहुत ही शानदार नाम है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ। इसमें जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें इतना स्पष्ट लिखी है ना कि आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं। गांधी जी के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा है, अपना पर्सनली भी जो चीज़ फील किया सब सारी कुछ लिखे हैं आप। इन्होंने बताया उस समय लिखा है अपनी बायोग्राफी में कि अगर आप कोई और आदमी होता तो जलीरत से वो जा ही नहीं पाता, लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने गए। फिर बाद में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। वहाँ पे आपको पता है साथ साथ गीता भी पढ़ा था, लाइट ऑफ एशिया एक किताब था वो भी पढ़ा था। ठीक है, और फिर कार्नाइल की एक बुक है जिन्होंने हिंदूज एंड हिंदू वर्शिप, उसको भी पढ़ा इंग्लिश में। तो सारी चीज़ें इनको प्रेरणा दी। ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने बैरिस्टर के बाद 88 में गए थे, फिर 91 में वापस चले आए। अब जब वापस चले आए तो इनके भाई ने तो इनको कर्ज से भेजा था, तो उन्हें लगा कि ये भैया पैसा वैसा कमाएंगे तो देंगे, हम फिर वापस करेंगे और ये खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये उस शासक के पास जा नहीं पाते हैं, और फिर ये हुआ कि आप किसी उसमें बैठे
जैसे कि वकालत करे किसी हाई कोर्ट मुंबई में जाके। अभी बेचारे मुंबई गए, लेकिन वहाँ पे एक और काम था। बात ये था कि वहाँ पे दलाल काम करते थे ना, दलाल, और उनको पैसा देना पड़ता दलालों के लिए ताकि वो मुवक्किल को ले आएँ, मतलब क्लाइंट को ले आएँ, ठीक है। लेकिन पैसा ही देने के तैयार नहीं थे, क्योंकि पैसा था ही नहीं, कमाए ही नहीं थे। अब होता क्या है कि उस स्थिति में इनको मिलता ही नहीं है, वहाँ से हटा दिया जाता है, फिर चले आते हैं। और फ्रस्ट्रेट हो गए थे, मतलब कितना पढ़ने के बाद भी फिर कागज़ पत्तर, प्रार्थना वगैरह, प्रेयर वगैरह लिखने का काम करते थे, पर्ची वगैरह, चिट्ठी वगैरह लिखने का काम करते थे। तो बहुत शर्म आती थी, जैसे कि इनके घर वालों की, भैया इतना पढ़ाया लिखा है और फिर पत्र लिख रहे हैं केवल। तो बाद में होता क्या है कि एक हमारे मुसलमान भाई थे, ठीक है। तो उनका फर्म था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में था तो कुछ कांड हो गया था वहाँ, लेकिन और वहाँ पे एक वकील की ज़रूरत थी जो उनके साथ लड़े, ठीक है। अब वो इनके पास आए और सर प्रस्ताव दिया कि आपको अगर आप चले तो बढ़िया होगा। तो इन्हें तो खुशी हो गई, क्योंकि पैसा नहीं था और जाना था कहीं केस लड़ने, परेशान थे केस में। तो फिर ये निकलते हैं। उसके बाद 93 में पहुँचते हैं वहाँ नेटाल पे, नेटाल पे उतरते हैं, ठीक है। जोहान्सनबर्ग वहाँ की राजधानी है नेटाल की। अब नेटाल से जब ये जोहान्सनबर्ग के लिए, अभी बीच में ही कांड हो गया कि इन्हें बैठने नहीं दे रहे थे सब, तो जाके अब बोल रहे थे कि जहाँ पे लगेज रखा जाता है उस वहाँ पे जाके बैठो। अब इन्होंने जाके पायलट से कहा कि भैया हम मतलब कि एक बैरिस्टर हैं, पढ़ाई किए, इंग्लैंड से पढ़े, और बोल रहे हैं कि जाके सामान वाले डिब्बा में बैठो। तो उसने इज्जत किया, इनको बैठाया बाकायदे सीट वगैरह पे अपने पास। और फिर उसके बाद इन्होंने भेजा, और फिर लास्ट में कांड हो गया कि नेटाल से इनको जोहान्सनबर्ग जाना था। अब नेटाल से जोहान्सनबर्ग के लिए ट्रेन में जब बैठे, एक सेकंड दिखा, ठीक है, जब ये ट्रेन में बैठे तब होता क्या है कि इनको कहा गया कि भैया आप या तो पीछे, ऐसे एशियन थे ना, ब्लैक थे, तो इनको कहा गया कि आप लगेज वाले में बैठिए, मना कर दिए बैठने से। तब इनको फेंक दिया गया बाहर, ठीक है, धक्का मार के हटा दिया गया। अब फिर इन्होंने पार्लियामेंट में चैलेंज किया, और फिर इनको इंग्लैंड के, और फिर इनको मतलब कि न्याय मिला। अब बड़ा खुश हो गए थे, जैसे कि जो हम चैलेंज कर रहे हैं वो हमको मिल जा रहा है। दैट्स वाई ये बोल रहे थे कि केवल कंपनी ने ऑक्युपाई किया था, मतलब कि जो इनके देश हैं वो सही हैं, इनका ये मानना था। अब इसी चंगुल में फंस गए। और फिर बाद में वहाँ पे अगर आप देखें तो 1999 से लेके, ठीक है, 1900 लगभग कई, मतलब कि 1899 से लेकर 1901 तक एक वहाँ पे विद्रोह हुआ, बोअरा विद्रोह। अब उस विद्रोह में एक समय से वो युद्ध था, ठीक है, वो एक तरीके से युद्ध था, और उस युद्ध में वैसे ही लोग मारे जा रहे थे, ठीक है, मतलब कि उसका कोई कुछ था ही नहीं। कमज़ोर लोग थे भारतीयों के खिलाफ, वो सारी, जैसे जो भारत के खिलाफ जो लोग थे वहाँ पे रहने के लिए गए थे, उन लोगों पे अत्याचार हो रहा था, और इसी के लिए उन्होंने वहाँ पे विद्रोह हुआ। बाद में एक और जुहू विद्रोह, अभी हम बात करेंगे उसकी। तो फिर एक तरीके से इसे हम बोअर युद्ध बोलते हैं, बोअर युद्ध। अब फिर उसमें इन्होंने जो मतलब कि जो चोट लगा था जिनको, उनके लिए इन्होंने एक चिकित्सालय, इंडिया के लिए चिकित्सालय कॉप्स की एक इंडिया चिकित्सालय कॉप्स के नाम से इन्होंने एक सैनिक बनाई, और फिर जाके उनकी रक्षा करते, सेवा करते थे। बाद में जब 1901 में सारे युद्ध खत्म हुए, अब गांधी जी क्या किए कि फिर वापस आए भारत। अब भारत आने के बाद फिर ये गए गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास, ठीक है, फिर कलकत्ता घूमे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अभी यही सारी चीज़ें हो रही थी, घूम रहे थे, तभी एक मैसेज आता है कि देखिए सर, फिर यहाँ पे स्थिति बिगड़ने वाली है, फिर हम लोग के साथ अत्याचार होने वाला है, ठीक है। अफ्रीका के लोगों ने कहा, जैसे कि जो भारतीय अफ्रीका में रहते थे। अब ये बेचारे क्या किए कि यहाँ से निकले, भागे, और इस बार कस्तूरबा गांधी को साथ लेके गए थे। और फिर यहाँ से अफ्रीका निकले, और फिर अफ्रीका जाने के बाद काम किया उन लोगों के साथ बहुत दिन तक, ठीक है, रहे, उनके साथ लड़े, बहुत इज्जत थी इनकी अफ्रीका में। नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, आप देखेंगे कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने ही की। और उसी समय 1903 में इनको एक इंडियन ओपिनियन करके पत्रिका, वीक मतलब साप्ताहिक पत्रिका की संपादन का अवसर मिला। और फिर वो 4 भाषाओं में थी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती थी, और फिर कन्नड़, ये 4 भाषा में जारी होती थी। तो इंडियन लोग बहुत प्रभावित हुए थे, पहले तो जानते नहीं थे, लेकिन फिर बहुत प्रभावित हो रहे थे। चलिए आगे हम ये देखें कि 1906 में जोह विद्रोह हुआ। जोह विद्रोह बस वही अत्याचार हो रहा था इंडिया के लोगों के साथ, ठीक है, जैसे कि वो वहाँ पे थे, उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जा रहा था। अब होता क्या है कि ये जाते हैं उनके साथ 1907 में
ये सत्याग्रह के स्थान, वहीं से इन्होंने सोच रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दे, लेकिन उन्होंने नहीं, उनको सत्याग्रह नाम पसंद था तो सत्याग्रह का नाम दिया। बाद में होता क्या है कि मतलब कि 1911 में ये बताया गया कि सर आपके साथ जो भी लोग होंगे अब उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, और भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही एक चीज़ और इन्होंने कहा गया इन लोगों को करने के साथ साथ आपको वैसे एग्ज़ाम लेके भर्ती किया जाए, जैसे मैं नहीं एग्ज़ाम लेके भर्ती हुआ जा रहा है, सरकार ले रही है एग्ज़ाम फिर भर्ती कर रही है, उसी प्रकार से एग्ज़ाम लेके आपको भर्ती किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब यहाँ से फिर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले की एंट्री होती है साउथ अफ्रीका में, और जब गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि अब टाइम हो गया है, इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब आप निकलिए यहाँ से और फिर सत्याग्रह शुरू करिए, मतलब कि वहाँ पे जाके अपना काम शुरू करिए, ठीक है। ये पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो बहुत इज्जत करते थे, आप एक सेकंड दिखा दे रहे हैं, बहुत इज्जत करते थे, ठीक है। और ये है गोपाल कृष्ण गोखले, और ये है महात्मा गांधी जो हैट लगाए हैं, हैट जो लगाए हैं ये वाले, ये महात्मा गांधी और ये है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये वहीं का है, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब होता क्या है कि फिर ये मतलब कि तुरंत तो आए नहीं, ठीक है, और वो लोग बहुत खुश थे जो वहाँ के लोग थे, इनको आने के लिए नहीं। फिर जब इन्होंने आने का सोचा तो बहुत सारे हीरे जवाहरात चांदी सोना बहुत लोग दिए थे, बहुत पैसा दिए थे, लेकिन होता क्या है कि जो पुलिस थी वहाँ के अंग्रेज तो उसको जब्त कर लेते हैं। बाद में ये 1915 में आते हैं भारत, 1915 में, और 1915 आने के बाद इन्होंने चंपारण में, अगर चंपारण सबसे पहले गए बिहार के, ठीक है, बिहार के चंपारण में। और अगर आप एक चीज़ देखें तो इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण कराया, साबरमती आश्रम, और फिर वहीं पे रहने के लिए, चूँकि ये संत हो गए थे जब इंग्लैंड से आए तो। और सबसे पहले ये मतलब कि 1917 की बात है जब ये चंपारण गए थे, तो चंपारण में इसलिए गए थे सर कि, और आते ही इन्होंने मतलब भ्रमण करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि पहले पूरा भारत घूमो, जोड़ो सबको एक साथ लो, देन आपको विद्रोह करना है, देन अंग्रेजों के साथ खड़ा होना, नहीं तो ये पीठ क्या मतलब आपको पीठ, अब जिसका कोई मत ही नहीं है, समर्थन ही नहीं, उसको कोई मार देगा तो क्या दिक्कत, वो भी गुलामी। इस समय अगर कोई मार दे स्वतंत्र भारत में तो कोई पूछने नहीं डालने वाला, तो उस समय तो गुलामी थी तो कौन पूछेगा। इसीलिए चाहते थे कि पहले समर्थन प्राप्त करो, देन आप अपना आवाज़ उठाएं ताकि वो प्रभावी हो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक किसान था वो बहुत परेशान था, और मतलब कि बंगाल था, और बंगाल से, और उसने कहा कि सर एक बार आके देखिए, बिहार से चंपारण के, कि एक बार आके देखिए सर कि हालत बहुत ख़राब है, ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं सब, 3 कठिया सिस्टम थे कि ज़बरदस्ती पैसा भी लेते हैं और हमें मतलब कि नील की खेती करवाते हैं। एक फिक्स एरिया थी जिस पे नील की खेती कराया जाता था, जिसे हम 3 कठिया सिस्टम बोलते हैं, तो वहाँ पे नील की खेती करवाई जाती थी। चूँकि जर्मन में सिंथेटिक नील की खोज हो गई थी, फिर भी ये सब करवाते थे मनमानी, तो इन्होंने उसका, किसानों ने इसका विरोध किया, गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी गए तो पूरा बढ़िया से डिटेल लेने लगे, पूरा मतलब कि कोई हल्ला नहीं, कोई हिंसा नहीं, अहिंसा परमो धर्म एक नाम से, और फिर वो लिखने लगे सारे, क्योंकि हिंसा से लड़ ही नहीं सकते थे वो, हिंसा से सरकार के खिलाफ, इतनी बड़ी एम्पायर थी ब्रिटिश एम्पायर, उसके खिलाफ आप हिंसा से नहीं लड़ सकते थे, इसीलिए अहिंसा का रास्ता चुना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मूल प्रवृत्ति से अहिंसक थे, वो बात अलग चीज़ है, सिचुएशन के हिसाब से वो निर्णय ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि हिंसा करते तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अभी गए और फिर हर घर का सर्वे करने लगे, सारे किसानों का सर्वे, तो वहाँ के जो पुलिस था, दरोगा इत्यादि जो थे, उनको बंद कर दिया और वहाँ पे पेश करने के लिए बोला हाई कोर्ट में। लेकिन बात ये हुई कि जब इनको कोई डर नहीं था तो वो लोग भी इनको बाइज्जत बरी कर दी, ठीक है। अब उसके बाद ये आए और सब किसानों में उत्साह हो गया था, किसानों में, और फिर उन लोगों को अपना हक मिला, इस 3 कठिया पद्धति समाप्त हुई, अभी और खुश थे, ठीक है। तो ये ब्रिटिश से बहुत प्रभावित थे, बहुत खुश थे ब्रिटिश सरकार से। हाँ, ये मानते थे कि जो कंपनी है ना उसकी वजह से हुई थी सारी दिक्कत, तो ये बहुत खुश थे। अब उसके बाद अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल के एक कांड हुआ था, कपड़ा मिल वाले में, कि जो मजदूरी कम मिल रही थी लोगों को, तो उन्होंने अनशन किया था, फिर उनको फ़ौरन बुलावा आया तो तुरंत वहाँ पे ये साबरमती आश्रम गए, ठीक है। फिर अहमदाबाद में उस कपड़ा उद्योग वाले कंपनी के पास गए और इन्होंने कहा कि जांच की, उसकी सबसे पहले जांच करने के बाद पाया कि सही बात है कि लाभ ज़्यादा जो कंपनी के मालिक ले रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं,
मजदूरी बहुत कम थी ना, बहुत कम मजदूरी दे रहे थे। तो इन्हें लगा कि मतलब लोग पैसा कम दे रहे हैं जो इंडस्ट्री वाले हैं, तो इन्होंने उसके साथ इन लोगों से अपील की कि क्या आप तैयार हैं, किसके लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे था, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि क्या आप तैयार हैं, कि आप अनशन करने के लिए तैयार हैं। देखिए सब अनशन पे बैठे हैं, तो अनशन के लिए लोग तैयार थे, बहुत खुश थे कि भैया हमको न्याय मिलेगा। अब होता क्या है कि 2 हफ्ते रुकने के बाद अनशन पे जब नौकरी करने नहीं गए तो घर से बुलावा आने लगा, सब भूखमरी पड़ गई सर, क्योंकि डेली जो लेके जाते थे वही खाते थे, भूखमरी पड़ गई, घर से बुलावा आया तो मजबूरन इन लोगों को जाना पड़ा। अब गांधी जी तो अकेले फंस गए थे, तब इन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, अब हम अनशन पे बैठेंगे बिना खाए पिए। अब बिना खाए पिए बेचारे बैठ गए। अब जब बिना खाए पिए बैठ गए तो दोनों पक्षों में बेचैनी होने लगी, क्योंकि एक नामी आदमी थे। अब दोनों पक्ष में बेचैनी हो गई, तो फिर मतलब कि भाग दौड़ के फिर उसी पे आए और एक आम सहमति हुई और वो लोग गांधी जी ने मजबूर कर दिया ये सारी चीज़ों पे। इनका उत्साह बढ़ने लगा, पूरे उत्तर भारत में इनके बोलबाला हो गया था। बाद में गुजरात के एक ज़िला है खेड़ा, खेड़ा में विद्रोह हुआ। खेड़ा में विद्रोह इसलिए होता है कि वहाँ पे प्लेग फैला था, महामारी फैली थी, लेकिन वहाँ के जो सरकार थी ना, ब्रिटिश सरकार, उसको लगान चाहिए था, मतलब फिक्स वही जितना पहले से है, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं था। अब ये फिर अनशन पे बैठे और ये हुआ कि मतलब कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक जो नहीं दे पा रहे हैं गरीब उनका माफ़ किया जाए। अब ऐसा हुआ, बाद में सरकार को निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि अनशन लेते थे तो बिना खाए पिए बैठ जाते थे। अब होता क्या है, बाद साथ साथ 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्थिति थी, तो 1918 में एक युद्ध सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया और ये हुआ कि सैनिकों की भर्ती किया जाए। तो इन्होंने भी सैनिकों की भर्ती करवाई थी, बहुत प्रभावित थे अंग्रेजों से, क्योंकि इनकी सारी बातों को माना जा रहा था। अब इन्होंने भर्ती करवाया, लास्ट में होता क्या है कि रॉलेट एक्ट आ गया। अब जब रॉलेट एक्ट आया तो निराश हो गए गांधी जी, और फिर रॉलेट एक्ट आप जानते ही हैं, क्योंकि अंग्रेजों को शक होने लगा। तो रॉलेट एक्ट में ये था कि आप बिना मतलब कि बिना किसी वजह से, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जितना भी चाहे उतने दिन के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। तब गांधी जी ने पत्र लिखा वायसराय को कि हमने बताइए आपके लिए इतना समर्थन किया, इतना मेहनत किया, एक सेना भर्ती करवाई सार्जेंट के बदौलत, मतलब आपने इनको सार्जेंट की उपाधि मिली थी ना, तो इन्होंने सेना भर्ती करवाई थी। इन्होंने कहा कि बताइए हमने सेना भी भर्ती करवाई है, हम लोग आपके लिए लड़ भी रहे हैं और आप हैं कि हमें रॉलेट एक्ट दिए हैं। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। अब ये खुद तैयार हुए कि हमें ही कुछ करना है। देन इन्होंने एक्शन लिया, ये गए विधायिका में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए और फिर वहाँ पे इन्होंने बताया था कि अगर आपने नहीं लिया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन उन्होंने तो बहुत लोड नहीं लिया था। क्यों लोड नहीं लिया? क्योंकि उन्हें पता था कि एक आदमी क्या कर सकता है, ठीक है, और गुलाम देश क्या करेगा। तो वो लोग हंस रहे थे। अब होता क्या है कि वहाँ से उत्तर भारत में तो इनका पूरा समर्थन था, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं था। अभी दक्षिण भारत में समर्थन के लिए निकल पड़े। उसी में इनको गोपालाचारी जी मिलते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बाद में ये होता है कि 30 मार्च को जब सारे घूम रहे थे, उत्तर भारत तो पूरा इनके साथ था, दक्षिण भारत में अपना दबदबा कायम करना था। तो पूरा जब दक्षिण भारत घूम रहे थे ना, तो उसमें गोपालाचारी जी मिले और फिर एक 30 मार्च 1919 रखा गया कि एक विद्रोह का दिन रहेगा, ठीक है, हम लोग आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल का दिन। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब किसी कारण से इन्होंने 6 अप्रैल को कर दी। अब जब 6 अप्रैल को किया तो लेकिन कुछ लोग तो जानते थे कि 30 को है, तो 30 मार्च को ही कई लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया दिल्ली में। तो छोटा सा विद्रोह था, क्योंकि दिल्ली एक जगह पे था केवल, तो अंग्रेजों की संख्या तो तादाद बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने बहुत गोली मारी थी। अब जब उन लोगों ने बहुत गोली मारी तब ये लोग और भड़क गए, जो विद्रोही थे वो और भड़क गए, पूरे लोग एकदम आग बबूला, पूरा देश जल रहा था उनके साथ साथ, पूरा देश का समर्थन था गांधी के पास। और बार बार ये बोल रहे थे सुभाष चंद्र, बाद में देखिए बार बार सुभाष चंद्र से जो बोल रहे थे कि हमारे पास समर्थन नहीं है, मत लड़िए भाई, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अगर आप बताइए कि सुभाष चंद्र बोस अटैक कर रहे हैं, क्या मिलेगा उनको सीधे सीधे? अगर भारत में अटैक कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, सरकार कुचल देगी, 4-5 लोग हैं, वही लीडर हैं, वही मारे जाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को समझ में नहीं आया, बोल रहे थे कि अभी वेट करिए, वेट एंड वॉच, देख ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे कि गांधी जी तो काम ही नहीं कर रहे। तो बस यही था, समझ नहीं थी उतना डेवलप थी गांधी जैसे। अब फिर ये जब देखे कि मतलब कि 6 अप्रैल को तो पूरा दुनिया में हुआ हड़ताल, तो सब पूरा सरकार बौखला गई, ठीक है। आपको
बहुत लोगों को जेल में डाला गया, जेल भर गया, लगभग 1 लाख लोग जेल में गए, लेकिन उनके पास जेल ही कम पड़ गया। लेकिन बात ये हुई कि जब गांधी जी गए दिल्ली में तो देखा कि बहुत लोग मारे गए हैं, तो अनशन कर लिए कि अब हम बिना खाए पिए रहेंगे 4 दिन के लिए। अब उसी बीच 13 तारीख से शुरू हुआ और 13 तारीख से आप जानते हैं कि 13 अप्रैल से, और 13 तारीख को आप जानते हैं कि भारत में जो नववर्ष है अप्रैल से मनाया जाता है। विक्रम संवत जब हमारा है ना पंचांग, उसमें से देखिएगा जब विक्रमी चालू होती है वो अप्रैल से चालू होती है। भारत में जो नया साल अप्रैल से मनाया जाता है और 31 मार्च को नया साल का अंत होता है। किसके साथ? होलिका दहन के साथ। होलिका दहन के साथ अंत होता है और फिर उसके साथ शुरू होता है, दैट इज़ अप्रैल के साथ। अब अप्रैल के साथ किससे शुरू होता है? लोहड़ी से। एक लोहड़ी पापा। अब उसके बाद होता क्या है कि कोई आवाज़, जैसे कि भले ही वायसराय को चिट्ठी लिख रहे थे लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा था। अब लोहड़ी का समय था, ठीक है, लोहड़ी का समय था, 13 तारीख की बात थी, वहाँ पे लोहड़ी मनाया था। सब लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, पंजाब अमृतसर में। और अमृतसर में ही इन्हें लगा कि ये विद्रोह करने आ रहे हैं लोग। अब जनरल डायर सैनिकों का, ठीक है, सेनानायक था जनरल डायर, उसने उसी के समर्थन में गोली चली। और जब गोली चली तो सर बहुत लोग मारे गए। ऑन रिकॉर्ड अगर देखें तो बताया गया कि 1400 लोग केवल मारे गए, 1200 घायल हो गए, 400 केवल मारे गए, 1200 घायल हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था, लगभग 1200-1500 लोग मारे गए थे और लगभग 3600-3800 लोग घायल हुए थे। तो बहुत ही भयानक था। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी गोलियाँ दिख रही हैं साफ साफ, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकेंड, अब उसके बाद जैसे कि ये कांड होने के बाद, उसके बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है 28 दिसंबर को 1921, और 1921 में आप जान रहे हैं ना कि इतना अकाल पड़ा था कि जो हम लोग की जनसंख्या वृद्धि थी वो माइनस में थी, ठीक है। इतना मतलब बहुत अत्याचार हो रहा था भारतीयों के साथ, ठीक है। अब उसमें गांधी जी ने कहा कि हमारा हथियार केवल अहिंसा ही है। अब उस समय इतना भयानक था, पूरे जो इंटरनेशनल मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो इंग्लैंड वाले हैं उनकी बहुत ही बदनामी हो रही थी। पूरा रसिया अमेरिका, मतलब कि रसिया अमेरिका सब कर रहे थे, सारे लोग, जापान इत्यादि सब लोग कर रहे थे इसका विरोध, और ये लोग बहुत प्रेशराइज थे। लेकिन बीच में कांड हो गया ये। अब ये तो सारे क्रिटिसाइज कर रहे थे गांधी जी हर जगह पे जाके, लेकिन बीच में एक कांड हो गया, ठीक है। जो अब ये जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि मतलब कि ये लोग कहीं झगड़ा वगड़ा करें, वो खोज रहे थे, मतलब कि वो अवसर चाहते थे, अपॉर्चुनिटी कि ये लोग झगड़ा करें, हम उसको दबाएं। बस यही हुआ कि बाद में कि एक कांड हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड। आप जानते हैं कि एक भगवान दीन अहिर नाम का एक रिटायर फौजी था और वो शराबबंदी के मामले में था कि साहब हमको शराब पिलाया जा रहा है, यहाँ खाने के लिए ठिकाना नहीं है और सबको शराब फ्री में दिया जा रहा है उसका प्रमोशन के लिए। अब उसके लिए जो अंग्रेजी जो पुलिस वाले थे उसको क्या किया गया, उसने क्या किया कि इनको लेके बंद कर दिया थाने में। अब वैसा ही खुन्नस थी लोगों के पास, सारे जलियांवाले बाग में मारे गए थे। अब इन्होंने क्या किया कि पूरा जलिए फूंक दी, और फ्रस्ट्रेशन भी था इतना। अब गांधी जी को लगा कि मतलब बहुत गलत हो गई, क्योंकि अब अंग्रेज सरकार तो बहुत पीटेगी, क्योंकि सरकार है उसके पास सर, 20 लोगों को मारने में क्या दिक्कत हुई। जब पूरा जलियांवाले बाग में इतने लोग मरे कोई पता ही नहीं चला, तो ये लोग कितने थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, इनको मारने में कोई टाइम ही नहीं लगता। तो दिक्कत ये होती है कि उसके बाद क्या होता है। अब उसके बाद गांधी जी आते हैं फ्रंट पे 1912 में, और 10 मार्च 1912 को 10 मार्च 1922 को इनको उठा लेते हैं सब, मतलब कि लगभग रात 10 उस बजे गांधी जी को थाने लेके जाया जाता है, बंद कर दिया जाता है और फिर इनको सज़ा मिलती है। और सोचिए अगर गांधी जी ने अपने आप को कबूला नहीं होता और बोले थे कि हमको अहिंसा में विश्वास ही नहीं, मतलब हिंसा में विश्वास ही नहीं, अंग्रेजों ने कहा था भैया 2 दिन और कर लीजिए, बोले है ही नहीं, और केवल गांधी की वजह से वो सारे लोग मार खाने से बचे। गांधी जी अपने लिए थोड़ी लड़ रहे थे, वो तो सबके लिए लड़ रहे थे ना, लेकिन सबका जिम्मा अपने ऊपर लिया सर, और उसको लोग बदनाम करते हैं। भारत हो सकता है कि हाँ, मतलब कि भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोगों का योगदान है, अकेले तो हो ही नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जब सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार पटेल हैं, उसके अलावा
दादा भाई नौरोजी हैं, उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तिलक हैं, बहुत सितारे हैं। लेकिन गांधी जी का एक अहम रोल है सर। आप देखिए यहाँ बस गांधी तो दिख रहे हैं, अभी भगत सिंह है, बहुत लोग हैं, लेकिन एक अगर आप बात करें डिसिप्लिन करके सबको एक साथ लाने का जो काम है वो गांधी ने किया। गांधी की वजह से सारे लोग बचे हैं सर, अब तक जो बच रहे, तो बहुत लोग मारे गए होते, इसमें भी बहुत सेनानी मारे गए होते। ठीक है, बस यही बात थी। गांधी जी इसीलिए भगत सिंह से और सबसे कह रहे थे कि आप देशभक्त हैं नो डाउट, लेकिन वेट करिए, एक टाइम आएगा। और वो टाइम आया सेकेंड वर्ल्ड वार में, और ये लोग समझ ही नहीं रहे थे। गांधी जी उसी का प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बस यही है। चलिए, अब इसके बाद होता क्या है कि उनको बंदी बनाया जाता है और फिर रख दिया जाता है, 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। बाद में अपेंडाइटिस होता है, उनको बताया जाता है कि अपेंडाइटिस होता है, और फिर उनको मशीन वगैरह के लिए लिए, मतलब मशीन से उनको चेकअप वेकअप करने के लिए लिया जाता है, और कुछ कांड उंड होता है तो उनको छोड़ दिया जाता है वहाँ से। अब वो छोड़ने के बाद उनको लगभग 1924 में छोड़े गए। 1924 में छोड़े गए, फिर कांड शुरू कर दिए, मतलब कि पूरा सबको जोड़ना, सबका सब कुछ करना शुरू कर दिए थे, ताकि बैठना, मतलब बैठते नहीं थे। मनु की जो मनु स्मृति है इससे बहुत प्रभावित थे। ये बोलते थे कि अगर आप या तो हारे हों या ऊर्जावान हो या थके हों, लेकिन रुकना नहीं है, कुछ भी हो लेकिन रुकना नहीं। यू हैव टू डू व्हाट यू वांट। तो बस ये कर रहे थे, उसी के रास्ते पे चल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी और पूरा देश को जोड़ने का काम कर रहे थे ये। ठीक है, और होता क्या है कि 1929 के बीच लगभग फिर सब लोग एकजुट हो गए थे, सारे कांग्रेस वाले। अब 1930 में पंजाब अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 26 जनवरी 1930 में की बात है, क्योंकि नेहरू प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। मोतीलाल नेहरू वहीं से अपने पॉलिटिकल करियर को जवाब दे देते हैं। अब उससे गुस्साए थे जवाहरलाल नेहरू, उसने जब पंजाब अधिवेशन में ये सारा कांड किया कि 26 जनवरी को उन्होंने झंडा गाड़ा पंजाब में, और फिर कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी कि अब कुछ नहीं सर, अब वी वांट टोटली, ठीक है, टोटली फ्रीडम। बस यहीं से शुरू हुआ गांधी जी की दूसरी पड़ाव। गांधी का दूसरा पड़ाव यहीं से शुरू हुआ। एक सेकंड, कहाँ है साइमन का? गांधी जी का दूसरा पड़ाव यहीं से शुरू हुआ, दैट इज द दांडी मार्च। और दांडी मार्च में होता क्या है कि एक इसी समय एक गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्रथम गोल सम्मेलन 12 सितंबर 1930 से हुआ था। और 12 सितंबर के पहले ये जो दांडी मार्च था, ये 12 मार्च को हुआ। ठीक है, अब होता क्या है कि 12 मार्च में हुआ, वो सितंबर में हुआ था। तो उसके पहले ये हुआ था कि वहाँ पे जब गोल में सम्मेलन होने वाला था तो सभी लोग गए थे, जैसे कि मान लीजिए कि अंबेडकर गए थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गए थे, सुभाष चंद्र बोस गए थे, बहुत सारे लोग गए थे। तो ये पूछा गया इनसे कि आपके पास कितना वोट है, तो अंबेडकर ने बताया कि सारे ओबीसी भैया हमारे साथ हैं, नीचे तबके के लोग हमारे साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बताया कि जितने नौजवान हमारे साथ हैं, और फिर लोहिया ने भी बताया कि हम कई लोग थे, जिन्ना भी था वहीं पे, कि हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, सारे लोग तो हमारे ही साथ हैं, गोल में सम्मेलन कर लेते हैं, और गांधी का क्या मतलब है, वो क्या कर लेगा। लेकिन वो पहले की बात है, अभी 12 मार्च वगैरह के पहले की बात है। अब उसी में कांड होता है। अब उन्हें लगा कि गांधी नहीं कुछ कर सकते, और फिर इधर क्या होता है कि गांधी जी पूर्ण स्वराज के लिए तैयार थे, ये पूरे तरीके से भी आज़ादी चाहते थे, और बहुत अपमान हुआ था, इनको बहुत ठेस पहुंचा था। अब इतना खुन्नस था कांग्रेस के सरकार के पास, क्योंकि उन्होंने रॉलेट एक्ट दी, इन्होंने इतना मेहनत करने के बाद इनको रॉलेट एक्ट मिला था, तो बहुत खुन्नस था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो मतलब आप हद है। और उधर पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ठीक है, उसी के कारण मतलब कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया, तो वहाँ पे किसी को जाना ही नहीं था। अब यहाँ पे क्या था, जैसे कि जब दांडी मार्च में 78 लोगों के साथ साबरमती से निकले थे ये, और नमक आंदोलन इसे कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, तमाम नाम है इसके। और द दांडी मार्च की यात्रा शुरू की, और जब द दांडी मार्च की यात्रा शुरू की तो 78 लोगों के साथ कि नमक पे जो कानून है उसको हटाया जाए, बहाना चाहिए था नमक पे कानून। और एक चीज़ और चाहिए था कि लोग साथ रहें, जैसे कि ये चेक करते थे कि क्या लोग साथ हैं, एक वक्त पे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या एक साथ आएंगे, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ऐसे ये सविनय था, वो वहाँ पे था जब ये शुरू में चंपारण गए और बहुत सारे ये उसके पहले।
प्रिपरेशन था वो। अब ये एप्लीकेशन है अभी यहाँ से नमक डांडी मार्च। अब 12 मार्च से निकले, सब जगह इनका स्वागत हुआ बीच बीच में, और लास्टली 6 अप्रैल को पहुँच गए। 1930 में 6 अप्रैल को पहुँचे और फिर उन्होंने अपना समुद्र से एक नमक का गोला लिया और खुद लेके आए बिना टैक्स वगैरह दिए, और ये प्रदर्शित करता था कि देखिए हम बिना टैक्स के अब काम करेंगे। ठीक है, अब ये हो रहा था कि इनको मारो, जैसे कि जो वहाँ पे यूके के लोग थे, इंग्लैंड के, वो बोलते थे कि इसको मारो या भगाओ, लेकिन वो पुलिस वाले बोल रहे थे भगाएं कैसे, कि ये खुद बोल रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, इनको बुद्धि दे भगवान। प्रार्थना, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि इनको बुद्धि दीजिए। अब ये जाके ज़बरदस्ती फ़ोन करके बोल रहे थे कि भैया हम कहाँ से इनको मारे, हमारे लिए बुद्धि मांग रहे, तो मार भी नहीं सकते थे ना, इसीलिए गांधी जी का हथियार था वो। अब ये मार भी नहीं सकते थे। साथ में नमक सत्याग्रह, और फिर इन्होंने कहा था कि अब हम वहाँ पे जाने वाले नहीं, तो इन्होंने आश्रम बनाया था ना, अब बोल रहे थे कि हम आश्रम में नहीं जाएंगे, हम नया आश्रम बनाएंगे, और तब तक उसमें नहीं जाएंगे साबरमती में जब तक हम आज़ादी ना पालें, जब आज़ादी पालेंगे तभी जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने वर्धा में, मध्य भारत में वर्धा में अपना बनाया कुटिया, और फिर वहाँ पे रहने लगे। बाद में होता क्या है कि फिर इनको 19 और उधर वो चीज़ शुरू था, जैसे कि आप बोले गोलमेज सम्मेलन उधर शुरू था, और यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव गए नहीं थे कांग्रेस के। अब हाहाकार थी, नमक आंदोलन तो था ही, इनका जलवा था, गांधी गए ही नहीं थे, तो बहुत निराशा हुई। और फिर ये सोचा गया कि जब अगर अगला होगा जो गोलमेज सम्मेलन, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो 7 सितंबर से होने वाला था 2 दिसंबर तक, तो उसमें ज़रूर गांधी जी रहेंगे, मतलब कि कांग्रेस का कोई योग रहेगा। तो कांग्रेस का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? गांधी जी। और जब गांधी जी गए तो पता चला कि लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि केवल वहाँ पे ये था कि हम भारत में, देखिए अम्बेडकर का कहना था कि हम अपना एक दलित संप्रदाय बनाएंगे, फिर मतलब कि फिर हिंदू महासंघ बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। भारत के लिए कुछ था ही नहीं, भारत के लोगों के लिए ये सब भारत को बांटने की बात थी, तो इनको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बीच में गांधी और इरविन समझौता हुआ, तो तब ये जाके तैयार हुए थे जाने के लिए, और फिर बीच में इतना कांड हुआ, और फिर कई ये शिष्यों के वहाँ पे रहे, मतलब कि इंग्लैंड में, और फिर बाद में उसमें भी कई कांड हुए हैं। कई लोग इनसे मिले बहुत खुशी से, बहुत नाम था इनका, पूरा सरकार परेशान थी। एक धोती पहन के बस गए थे, ऊपर भी कुछ नहीं पहने थे, केवल धोती कोई लपेट लिया था, और इतने मतलब कि एक समझ लीजिए कि दीवान के बेटा थे, और फिर इतनी सादगी थी, तो एक सराहनीय है। देशभक्त के लिए, देश के लिए समर्पण था, ये भी सराहनीय है। और होता क्या है कि 28 दिसंबर के वापस चले आते हैं 1932 में, 28 दिसंबर को लगभग, ठीक है, 28 दिसंबर 1931 में। और फिर इनको पुणे के यरवदा जेल में बंद किया जाता है 32 में। 1932 में इनको पुणे के यरवदा जेल में बंद किया जाता है। अब उसमें बंद करने के बाद इन्होंने वहीं पे इन्होंने अपना आत्मकथा लिखा था, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ठीक है, वहीं से लिखना शुरू किया था। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनको 1933 में छोड़ दिया गया। 1933 में छोड़ देने के बाद ये फिर भ्रमण करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये मनु के उस बातों से बहुत प्रेरित थे, तो ये फिर चलना शुरू किए। फिर 1934 में उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि ये पैसा जुटाने के लिए कि अब समय आने वाला है, सारी चीज़ें अनुभव थी इनकी, इनको पता था कि अब युद्ध होने वाला है, ऐसी खबर इंटरनेशनल जानकारियाँ आती थी, तो ये पैसा के लिए परेशान थे, पैसे चाहिए थे इनको, तो सब पूरे देश का दौरा करने लगे कि पैसा इकट्ठा करें। लेकिन 34 में इनको बंद करना पड़ा, क्योंकि बिहार में भूकंप आ गया था, तो वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, तो छोड़ दिए। फिर वर्धा में आके रहने लगे, वहाँ पे सेवा वगैरह करने लगे। सेवा वगैरह मतलब गाय का सेवा, कुत्ते का सेवा, आप देखेंगे उसमें जो माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, बहुत शानदार, बहुत प्यारा किताब है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आए, और पढ़ना भी चाहिए, कोशिश करिए आप, अगर जैसे टाइम मिले बीच में तो आप शुरू कर दीजिए उसको, ठीक है, बहुत छोटा सा है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो वहीं पे एक समय आता है जिसके लिए गांधी जी इंतज़ार कर रहे थे, वो है द्वितीय विश्व युद्ध। और जानते हैं ना कि ये एक जो महत्वपूर्ण आदमी है, विशेष आदमी, वो एक ही साथ कई फ्रंट पे नहीं लड़ सकता। अब इधर तो अंग्रेज़ों के, अब उनको लड़ना था उधर जर्मनी के साथ, और इधर भारत के, 2 फ्रंट पे लड़ ही नहीं सकते थे।
तो जल्दी से कुचला जाए ताकि हम विश्व युद्ध में लड़ें। और फिर यहाँ के भारत के लोग समर्थन देने वाले नहीं थे। और उसी में कांड हो गया था 1942 की 7 तारीख से शुरू हुई थी, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 7 अगस्त 1942। लेकिन 8 तारीख को इन्होंने एक बाद में पता चला, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई उसी समय। 1 तारीख से तो वो युद्ध के लिए जूझ रहे हैं कि आप युद्ध लड़ें उधर, आके यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से भगाया जा रहा था। बहुत सारे विद्रोह होने लगे, चारों तरफ छोटे छोटे विद्रोह होने लगे, कई राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो बहुत दिक्कत हो गई, परेशान थे दो साथ। यही टाइम था सर अटैक करने के लिए। इस यहाँ पे अगर सुभाष चंद्र बोस होते साथ साथ, यहाँ पे भगत सिंह होते, यहाँ पे मंगल पांडे होते, तो कांड हो गया। 1939 में ही हमको आज़ादी मिल गई होती, 39-42 में ही तुरंत। लेकिन बेचारे नहीं थे तो ठीक है, नहीं समझ पाए थे। अब फिर यहाँ पे देखिए सारा, अब जैसे ही हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब होता क्या है कि जब ये जा रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के लिए और फिर अपने खुद जा रहे थे समर्थन के लिए, तब जाके इनको किडनैप कर लिया गया। एक तो किडनैप ही था, क्योंकि इनको बाद में जाके आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। अब जब आगा खां पैलेस में इनको नज़रबंद कर दिया, सबको नज़रबंद कर दिया गया था कि ये न बाहर आए न विद्रोह हो। जिससे इस समय जब 370 हटा तो जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को बिना पूछे उछे बंद कर दिया गया। तो वैसे ही इनके साथ हुआ कि मतलब कि इन लोगों को गांधी और फिर उनके जो पूरे NIC के मतलब कि इंडियन नेशनल INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लोगों को बंद कर दिया गया। अब जब बंद कर दिया गया था, ठीक है, अब यहाँ से इतना गजब स्टेटमेंट देते हैं, हम आपको सुना रहे हैं कि जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं हिंसा को अपनाने की सलाह दूंगा। कायरता मतलब कि निर्णय न लेना, या मतलब कि जोखिम न उठाना। मैंने कहा कि जहाँ कायरता और हिंसा के बीच निर्णय करना हो, तो वहाँ पे मैं हिंसा को बल दूंगा, हिंसा का रास्ता चुनूंगा। जो आदमी जीवन भर हिंसा करता रहा, लेकिन जैसे ही उसको टाइम मिला शुरू कर दिया। दैट इज द व्यू ऑफ गांधी। कितना समझदार आदमी थे वो, कितनी पहुंच थी, सोचने की क्षमता कितनी रही होगी। आप सोचिए कि भविष्य को इतना बढ़िया आकर मतलब कि समझ रहे थे, बूझ रहे थे। और फिर अभी तक अहिंसा, क्योंकि अहिंसा के बिना काम ही नहीं चलता था। आप वहाँ पे मार के नहीं जीत सकते थे। छोटे से जगह को आप जीत सकते हैं मार के, लेकिन बहुत बड़े जगह को आप नहीं जीत सकते। अहिंसा से ही काम चलना पड़ेगा, सबको मिलाना पड़ेगा, कांड करना पड़ेगा, तब होगा। अब बस यही मिला अवसर और फिर इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, अहिंसा का रास्ता अपनाया। और फिर वहीं पे एक नारा दी, दैट इज़ करो या मरो। करो या मरो की नारा इन्होंने दी और फिर लोग समझ चुके थे, अब कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों के पास सब सारे भ्रम दूर हो गए थे और लोग मारने काटने पे उतारू थे। बहुत हत्याएं हुई उस समय, बहुत, मतलब लोगों ने बढ़ चढ़ के करो या मरो में हिस्सा लिया, ठीक है। और फिर होता क्या है कि 10 फरवरी 1943 को 10 फरवरी 1943 को गांधी जी अनशन पर बैठे, क्योंकि जो वहाँ की जो यूके की सरकार थी ना, वो सारे अपने जितने भी खाना था, मतलब कि भारत के इतने खाना वगैरह था, वो सबको इंग्लैंड भिजवा रही थी। भूखमरी क्यों था? क्योंकि भूखमरी को सामंतों द्वारा, मतलब सामंतों ने सारे गेहूँ, चावल या धान जो भी अनाज था उसको ले लिया करते थे और पैसे के बदले उसको भेज दिया करते थे बाहर। अब जब विदेश भेज दिया करते थे, उनको ज़्यादा रकम मिलता था और यहाँ पे खाने को नहीं था, भूखमरी थी, दैट्स वाई। बस अपने खाने के लिए रखने के बाद सबको बेच देते थे, लोग भूखमरी से मरते थे। अब बंगाल के लोग, आपको पता है बंगाल में विद्रोह आया था अकाल, हड्डियाँ दिख रही थी बस लोगों की, मतलब हद था, इतनी भयानक गरीबी सर, मतलब सोचना भी इसमें मतलब हो नहीं पाए, इतना भयानक था। और उसी समय की बात है, सारी चीज़ें हो रही थी और फिर अनशन पे बैठे 21 दिन के लिए। जब इनका बहुत तबीयत ख़राब हो गया तो कमाल की बात ये है, वो सब बोल रहे थे कि इनको मरने दो। विंस्टन चर्चिल बोल रहा था कि इनको मरने दो, लेकिन बात ये हुई कि जो विंस्टन चर्चिल खुद तबीयत ख़राब होने लगा। अब गांधी जी के पास एक आध्यात्मिक पावर था ना, तो अब जैसे इनका तबीयत ख़राब हो तो उसका भी तबीयत ख़राब होने लगा साथ साथ। सोचिए यार, मतलब क्या कृपा थी भगवान की। अब जब उसका भी तबीयत खराब होने लगा तो जल्दी से इसको हटाया गया भैया, जेल से इसको निकाला गया कि तुम जो कहो वो माना है, तो रोकना पड़ा इनको। गांधी का पावर था जैसे, और एक महान आदमी थे अगर आप बोले तो। 45 में होता है ख़त्म, और उसी समय जब युद्ध होता है, युद्ध मतलब कि
जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो साथ ही में एक ऐसी स्थिति आई थी 16 अगस्त 1946 को, अगर आप इतिहास में भारत के लिए काला दिन था वो, कि जिन्ना का समर्थन मिला अंग्रेजों को। और जिन्ना अपने हिसाब से नहीं डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, मतलब खुला विद्रोह 16 अगस्त 1946 टाइप करिएगा, तो वैसे ही नहीं था, उसमें लोगों को मारा गया था। ठीक है, 16 अगस्त को कलकत्ता में, जो इस समय बंगाल मतलब कि कुछ बांग्लादेश में है, तो वहाँ पे हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई। वहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया मुसलमानों के द्वारा, और जिन्ना ने कहा था मारने के लिए। ठीक है, क्योंकि जिन्ना चाहता था कि हमारे पार्टी में केवल मुसलमान रहें और उधर केवल हिंदू रहें, लेकिन लोग तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, हमारे साथ जो रहेंगे वो मुसलमान भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे। और गांधी जी, लेकिन जिन्ना के साथ केवल मुसलमान थे, और उन्होंने हमला किया कलकत्ता में। और इसीलिए नाथूराम गोडसे परेशान था, मतलब कि गांधी को देख के और जिन्ना को देख के बहुत दुखी था वो। हालांकि वो गांधी का बहुत बड़ा भक्त था पहले, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, लेकिन दिक्कतें हुई। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में। अब बाद में जब गांधी जी को पता चला, जब वो भागते गए वहाँ, तब जाके गांधी ने कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, अभी हम आज़ाद भी नहीं हुए पूरा, तो आज़ादी के कगार पे हैं, और तुम लोग यार अभी ऐसे करोगे तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो पूरा सारे इंग्लैंड वाले हमको फिर पीटने लगेंगे, हम लोग तो अभी आपस में लड़ ही रहे हैं। तो समझाने बुझाने पे सब लोग शांत हो गए, और वहीं से उनको नाम मिला 1 मैन आर्मी। ठीक है, अकेला पूरे आर्मी के बराबर। अब उसके बाद होता क्या है कि उसका बंटवारा हुआ, तो फिर नाथूराम गोडसे को बहुत चिढ़ हो गई थी जिन्ना से। अब ये जिन्ना को मारने के लिए चले गए, मतलब कि जिन्ना को मारने के लिए हथियार खोज रहे थे, और यहाँ पे मिलने वाला नहीं था कहीं। जब यहाँ पे कहीं मिलने वाला नहीं था, सर ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कहीं मिलने वाला नहीं था, क्योंकि भारतीयों के पास अलाउ नहीं था, और कोई बेचता भी नहीं था, ब्लैक में भी नहीं बेचता था, क्योंकि सारी तरफ इन्हीं के लोग थे। ठीक है, अब होता क्या है, ब्लैक में मिलता था गोवा में, जहाँ पे पुर्तगाल रहते थे, ब्लैक में वहाँ पे आप खरीद सकते हैं मोटार वगैरह, मोटार, बंदूक, गोली, बारूद। तो ये मतलब कि गोडसे और उनके कोई साथी गए थे वहाँ खरीदने गोवा के पास पुर्तगालियों से। और लेकिन जब खरीद के जब मतलब कि अब ट्रेन, अब वैसे तो व्यवस्था थी नहीं कि 10 दिन में जाओ चले आओ, तो टाइम लगा था। तो जब ये गए थे खरीदने, उसी समय ये चला गया था, जैसे जिन्ना और सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे। जब वो आया तब तक अब तब तक ये कांड हो गया, तो परहेज गुस्सा था बेचारा कि मतलब कि विभाजन हो गया है। अब दूसरी बात ये थी कि इतना कांड होने के बाद कि मतलब बहुत सारे मुसलमानों ने बहुत वाकई रियली सर, मतलब दिल से बोल रहे हैं कि एक बार आप देखिएगा उस सारी चीज़ों को, कितना बड़ा हत्याकांड था। तो उस समय पैसा देना उचित ही नहीं था, बहुत भयानक घटना हुई थी उस समय। गांधी जी ने कहा नहीं, इनको लगभग 55 करोड़ रुपए इनको दिया जाना चाहिए था, और यही उसको पसंद नहीं आया और उसने इनको मार दिया। और फिर आप जानते ही हैं कि इतना, मतलब अभी कलकत्ता वाला कांड तो अभी भूल ही जाइए, अभी एक और हुआ जो ट्रेन में हिंदुओं को मारा गया था, को पता है? हिंदुओं को, बहुत सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से यहाँ पे भेजा गया, और जब पाकिस्तान से यहाँ भेजा गया तो यहाँ के लोग भी परेशान हो गए थे। लेकिन IMIM जो नहीं है, ये IMIM के नेता असदुद्दीन अवैसी, तो उन्हीं के पिताजी थे, उन्हीं के पिताजी ने भी वही जो IMIM की पार्टी थी ना, उसे चलाया था, और उसी के तहत उन्होंने मरवाया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब अब उनकी सरकार बन गई असदुद्दीन अवैसी की, ठीक है, IMIM से, तब क्या कहना, सारी चीज़ें तो आप अब सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ बता रहे हैं, सारे ऑथेंटिक एक बार सर्च करके देखिए। ठीक है, कि बाबा उनके कैसे थे असदुद्दीन अवैसी के, और फिर सारी चीज़ें तो अब आप बस देखिए, बस हम मतलब कि अपने निष्पक्ष होकर बोल रहे हैं, अब आगे सारी चीज़ों को देखना आपके ऊपर है। अब उसके बाद गांधी जी को मार दिया गया गोडसे के द्वारा। ठीक है, अब बस यहीं से, पहले तो बहुत बढ़िया थे, मतलब कि सारी चीज़ें लास्ट तक के बढ़िया थे, लेकिन बाद में कुछ बस थोड़ा सा कुछ अलग हो गया। ठीक है, फिर भी इन्होंने बहुत, मतलब कि गांधी जी एक अद्भुत नाम है सर, पूरे भारत को एक साथ लाने में, मतलब आज़ादी में भारत के सभी का रोल है, लेकिन गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। छुआछूत को रोका, भेदभाव को रोका, बहुत सारी कुरीतियों को मिटाया, लेबर का मतलब समर्थन करने के लिए जो पूंजी थी, मतलब कि जो मशीनें थी, उसका विरोध किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी, इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है, और वाकई प्रशंसनीय है। और चूंकि ये आदमी थे, मतलब कि आदमी का काम है यार, गलती तो करेगा ही, भगवान थोड़ी थे,
आदमी ही थे। अब कई लोग इनका विरोध करते हैं तो इसका मतलब यार विरोध क्या करना सर, उसमें परिस्थितियाँ ऐसी थी, नहीं समझ होगी। सभी लोग भगवान मतलब थोड़ी हैं, भगवान कोई थोड़ी है। यहाँ कृष्ण से भी गलती हुई, राम से भी गलती हुई, तो कुछ गलतियाँ हो जाती है तो माफ़ करना होता है उसको। इतने बंदे ने शुरू से लेके अब तक त्याग किया है, अब तक त्याग किया है, तो थोड़े से के लिए तो उसको छोड़ना होगा। बस ऐसे ही है। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने जो जो बताया, एक किताब है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, धीरेंद्र के झा का, गांधीज असैसिनेशन, ठीक है। और अगर आप बात करें तो जब ये गए थे नाथूराम गोडसे, तो इन्होंने कहा था कि जो हम यहाँ पे कोर्ट में दे रहे हैं सारे बयान, उसको पब्लिश किया जाए लोगों के पास, लेकिन कुछ पब्लिश नहीं हुआ। पता नहीं क्या कहने वाले थे, क्या था, कुछ नहीं। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि गांधी जी से कोई आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर यहाँ तक अगर पढ़ लिए होंगे तो गांधी से कहीं भी कुछ आएगा तो इसी के अंदर आएगा, रेदर देन नथिंग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वंदे मातरम, जय हिंद।